अस्सलाम वालेकुम। अ, मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने स्वीडन के एडमिशन प्रोसेस, बेल्जियम के एडमिशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी, लेकिन कुछ चीज़ें मिक्सअप हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए बेल्जियम और स्वीडन दोनों पे, जिसमें ये वीडियो बेल्जियम के रिगार्डिंग है कि आपको बेसिकली क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं इस वीडियो में, जो चीज़ें मैंने कवर की है उसमें बेसिकली कि आपको कितने पैसे चाहिए अगर आप स्टडी वीज़ा परस्यू करना चाह रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स किस तरह से हैं बेसिकली ड्यूरिंग स्टडीज़, अर्निंग और सेविंग की प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। मैक्सिमम और मिनिमम एक्सपेंसेस पर मंथ आपको बेसिकली कितने माइंड में रखने पड़ेंगे, लैंग्वेज बैरियर और आफ्टर स्टडी जो ऑप्शंस हैं। मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तो इस वीडियो का जो बेसिकली फ़ोकस है वो ये चीज़ें हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के काबिल रहें, ताकि वो बाद में ऐसा ना हो कि उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर ना हो और यहाँ पे आके वो डिसीजन को रिग्रेट करें। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जिसमें कि आपको बेसिकली कितने सारी एक्सपेंसेस चाहिए मिनिमम। अगर बात करें बेल्जियम की तो यहाँ पे वीज़ा के मिलने के 2-3 चीज़ें जिसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, कि आपको बेसिकली कौन-कौन से स्टेप्स वीज़ा के लिए लेने पड़ेंगे, जिसमें ब्लॉक अकाउंट आपको अप्रॉक्सिमेटली 10,000 टू 10,400 यूरो, जो कि सिटी टू सिटी वेरी करता है। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 9,600 यूरो चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली आपको 10,000 माइंड में रखना पड़ेगा कि ये आपके पास मिनिमम होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, ब्लॉक अकाउंट के अलावा वो एक ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए स्पॉन्सर लेटर बनवा लें। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को उसके बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। लीगलाइज़ेशन फ़ी प जो इनकी है, 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट है, तो नॉर्मली 2 से 3 डॉक्यूमेंट आपको लीगलाइज़ करवाने पड़ते हैं। मेडिकल टेस्ट आपको करवाना पड़ता है वीज़े के लिए, जिसकी राउंड अबाउट 10,000 टू 20,000 पाकिस्तानी रुपए में इनकी कॉस्ट आ जाती है, जो कि सिटी टू सिटी और डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी राउंड अबाउट 209 यूरो आपको पे करनी पड़ती है और वीज़ा यूरो राउंड अबाउट 200 यूरो, जो कि प्रोसेसिंग और सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़ाहिर-सी बात है, आपको टिकट वगैरह और ये चीज़ें लेनी पड़ेगी। और अगर ऑन अ सेफ साइड देखा जाए तो आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी यहाँ पे आके पे करनी पड़ेगी एनरोलमेंट सर्टिफ़िकेट प्रोसेस करवाने के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसीजर है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को परस्यू कर लें, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे फ़ी आपने कब पे करनी है, कितनी पे करनी है, आपके पास इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हो गई बेसिकली स्टडी वीज़ा की। तो अगर राउंड अबाउट पाकिस्तानी रुपए में इनको देखा जाए तो अ, अगर आप ब्लॉक अकाउंट ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 22 से 23 लाख नॉर्मल ज़हन में रखने पड़ेंगे कि आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, आजकल की फ़ीस के हिसाब से अगर देखा जाए। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट जॉब्स। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली आपको कौन-कौन से जॉब्स यहाँ पे मिल सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, जिसमें रेस्टोरेंट्स को मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, फूड डिलीवरी जॉब्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप बेसिकली यहाँ पे किस तरह से वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह और क्या प्रोसेस रहेगा वर्किंग। उसके बाद वेयर हाउसेस वगैरह डिफरेंट है, जैसे कि कातुनाशी या केटीएन बेसिकली, और आंतवर्प में और गेंट में भी वेयर हाउसेस वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ और जॉब्स हो गए, आईटी वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनको जॉब नॉर्मली मिल जाती है, फ्रीलांस वगैरह या उस तरफ। ड्राइविंग आप किसी के साथ एज़ अ ड्राइवर काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ जॉब्स हैं जो कि आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ मिल जाती हैं नॉर्मली। लेकिन फिर यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है कि क्या मैं स्टडीज़ के दरमियान मतलब अपनी लिविंग वगैरह मैनेज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? और इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ सेविंग्स कर लूँ अपनी,
बाकी मतलब नेक्स्ट ईयर की स्टडी वगैरह और इन चीज़ों के लिए। तो बेस्ट ये है कि पहले हम एक्सप्लोर करें कि आपको मिनिमम एक्सपेंसेस कितने चाहिए। तो एक्सपेंसेस सिटी टू सिटी बेसिकली वेरी करते हैं, एंटवर्प, ब्रसेल, लुवन, और इनको मैं अगर फोकस करूँ तो रेंटल कॉस्ट जो है वो 350 ऑन अ मिनिमम साइड रख लें। किसी को 330 वगैरह में भी रूम मिल जाता है, लेकिन वो बेसिकली वो छोटा रूम होता है और साइड पे भी आपको मिल जाता है। तो ऑन अ मैक्सिमम साइड अगर स्टूडेंट रूम की बात की जाए तो 450 500, जो कि फिर भी सिटी टू सिटी वेरी करता है, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप गेंट हो गया, ब्रसल हो गया, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की तरफ ऑप्शन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अदर एक्सपेंसेस जिसमें फूड वगैरह और ये चीज़ें आ जाती है, तो ये 250 ऑन अ मिनिमम साइड टू 450 डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल रखते हैं। और अगर बात की जाए फूड की बेल्जियम वगैरह में, तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। क्लोथ्स वगैरह और ये चीज़ें अब आपके लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस तरह का रखना चाहते हैं। बाकी अगर बात की जाए बाकी जैसे फ़ोन ये की वगैरह की कॉस्ट कितनी है, आपको मतलब मंथली कितना पे करना पड़ता है, ऑन द मिनिमम साइड 15 टू 20 यूरो ये यहाँ पे पैकेजेस मंथली आप बेसिकली लगवा सकते हैं। ट्रैवलिंग डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है। इफ़ यू आर लेस देन 26, तो बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि आपकी मौजें ही मौजें। और अगर आप अबाउट 26 हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है। जैसे अगर ब्रसल से आंतवर्प की बात की जाए तो नॉर्मल टिकट मतलब टू वे बेसिकली अराउंड अबाउट 14 यूरो आ जाता है। और अगर आप फिर किसी इंश्योरेंस वगैरह और फंड के साथ चले जाते हैं तो ये हाफ भी हो जाता है, जिसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। और अगर आप फिर अंडर 26 हैं तो ये बहुत मिनिमम सी आ जाती है। आप बेसिकली एक पास लेके बहुत कम अमाउंट पे ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपको डेली बेस पे कम्यूट करना पड़े किसी सिटी से, जैसे कि ब्रसल से गेंट जाते हैं, गेंट से ब्रसल जाते हैं, तो वो बेसिकली मंथली पास या यूथ पास लेके आप उस पे ट्रैवल कर सकते हो। बाकी जो ट्रैम वगैरह और बसेस के कार्ड आ जाते हैं, तो अगर आप नॉन अर्निंग है, स्टूडेंट हैं, तो आपके जब इंश्योरेंस करवाते हैं जैसे सीएम होगी या पार्टीना वगैरह, या यूनिवर्सिटी से भी लेटर लेके आप ईयरली कार्ड बना सकते हैं ट्रैम बसेस का। तो जिस सिटी में आप रह रहे हो मोस्टली यहाँ पे डिलाइन और स्टिब है, इसमें जैसे ब्रसल में स्टिब है और इसके अलावा बाकी डिलाइन वगैरह फ्लैंडर में चलती हैं, तो उसका एक ईयरली पास बना लो। ट्रैम में यूज़ करो, बस में यूज़ करो, ट्रेन में ये नहीं चलता, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये ऑन अ मिनिमम साइड अगर बात की जाए तो अराउंड अबाउट 800 750 ये ऑन अ मिनिमम एक्सपेंसेस एक स्टूडेंट के हो जाते हैं। अब जैसे पिछली भी उसमें था कि आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं। तो अगर ऑन अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो अगर आप सिर्फ अपने वीकेंड के पे भी काम करें, मतलब 2 दिन, तो 8 दिन में आप इज़िली अपनी कॉस्ट मैनेज कर सकते हो। अब बाकी रही बात फीसेस वगैरह की, तो यस यू कैन मैनेज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। अब आपके ऊपर है आप कितनी एफर्ट्स करते हो। तो मैं ये नहीं कहता कि मैनेज नहीं हो सकती है, यहाँ पे बड़े लोग सेविंग्स भी कर रहे हैं, इवन दो दे आर स्टडिंग एट द सेम टाइम, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्टडीज़ आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ को क्लियर करें कि आपने यहाँ पे स्टडी करनी है या अर्निंग करनी है। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट बाद में डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे हैं। आते स्टडी के लिए और बाद में स्टडी छोड़ के वो अर्निंग की तरफ चले जाते हैं, और एंड पे क्या होता है कि यहाँ पे उनको फिर रेजिडेंस परमिट रिन्यूअल वगैरह और इन चीज़ों के इश्यूज आ जाते हैं। तो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसको लैंग्वेज बैरियर कहा जाता है। तो अगर बेल्जियम को ऑन प्रैक्टिकल साइड देखा जाए, तो ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर मेजॉरिटी पे हम बात करें तो यस, लैंग्वेज बैरियर हमेशा रहेगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बेस्ट यही है कि आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें और लैंग्वेज सीख जाएं। और बाकी सिटी टू सिटी वेरी करता है। जैसे अगर ब्रसल में आप काम करते हो तो फिर आप लैंग्वेज के बगैर हिल ही नहीं सकते। फ्रेंच आपके लिए मैंडेटरी है, अगर कहीं भी आप जाते हो फ्रेंच वगैरह लाजमी है। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जैसे एंटवर्प है, नॉर्मली स्टूडेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन बहुत रेयर साइड पे आपको ये जगह होगी कि आपसे लैंग्वेज नहीं मांगेंगे, लेकिन नॉर्मली आपको
लैंग्वेज चाहिए होगी अगर आप कहीं कस्टमर डीलिंग में जॉब करते हो। तो बेसिकली लैंग्वेज आपको हमेशा चाहिए होगी जहाँ पे भी कस्टमर डीलिंग होगी, क्योंकि ये लोग थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हैं लैंग्वेज, इवन दो उनको इंग्लिश आती भी है, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर आप सपोज करें रेस्टोरेंट पे जॉब करते हो तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डिश वॉशिंग पे बिठा देंगे, और या तो फिर आपको कहीं सर्विंग पे भी डाल देंगे, लेकिन वो भी बस वहाँ से चीज़ें उठाई उधर पहुँचा दी, उधर से वापस ले आके टेबल पे रख दी। तो मैक्सिमम यही जॉब, अगर आप फिर चाहते हैं कि यहाँ पे आप अच्छी जॉब की तरफ मूव करें तो यस यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एटलस हो गया, तो ये पिछले साल तक तो यहाँ पे जो बेसिकली इंटीग्रेशन कोर्स था, लैंग्वेज था, ये फ्री सिखाते थे। लेकिन आई थिंक राउंड अबाउट जनवरी इन लोगों ने डिसीजन लिया था कि हम इनके मिनिमम चार्जेस बेसिकली कलेक्ट करेंगे। तो ये उनके उनके थोड़े बहुत चेंजेस आई थी। तो ये है कि अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू पे अ लिटिल बिट, बट स्टिल दैट्स नॉट दैट मच लाइक for basic level 1, level 2, maximum you would be paying like 230 €250। बाकी इसमें बुक्स वगैरह भी आ जाती हैं और 6 मंथ के कोर्सेज भी आ जाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट्स करते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल साइड भी देखा जाए तो फिर अगर आप स्टडी करते हो, इसके अलावा आपने जॉब भी करनी है, और फिर अगर आपको लैंग्वेज की क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट के ज़हन में यही होगा कि मेरी स्टडी फिनिश होती है या ड्यूरिंग स्टडी मैंने एक्सटेंशन करानी है, तो पहले साल तो मैं ब्लॉक अकाउंट ओपन करा के आया था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं क्या करूँ? नेक्स्ट ईयर के लिए किसी से भी आप अनेक्स बनवा लें और उसको थ्रू आउट द स्टडी यूज़ करें, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपका स्पॉन्सर आपको पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि पोस्ट स्टडी आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो बेल्जियम ने ये पिछले साल से ओपन करा दिया है पोस्ट स्टडी वीज़ा फॉर 1 ईयर, बट अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो नेक्स्ट ईयर भी एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, अभी इस साल तो क्लियर नहीं है, नेक्स्ट ईयर शायद आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद नीदरलैंड का एक ऑप्शन है जिसको बेसिकली ओरिएंटेशन वीज़ा कहा जाता है। तो नॉर्मली अगर बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो उस क्राइटेरिया पे फॉल करती हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो ऐसी यूनिवर्सिटी में से हो जिसकी सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग लेस देन 200 हो, मतलब टॉप 200 में ये फॉल करे। उसके बाद क्यूएस रैंकिंग भी या जो इनकी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है वो भी लेस देन 200 हो। इवन तो अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मोर देन 200 है, फिर भी मैटर नहीं करता, आपकी सब्जेक्ट वाइज ये चीज़ आप ध्यान में रखें, सब्जेक्ट वाइज। और इसको बेसिकली नीदरलैंड या हॉलैंड 1 ईयर ओरिएंटेशन वीज़ा कहा जाता है, जिसके बारे में मेरी कोशिश होगी कि एक अगली वीडियो बनाऊं ताकि वो ज़्यादा क्लियर कि बेसिकली प्रोसेस क्या होगा अगर आप उसके बाद मूव करना चाहें, क्योंकि नीदरलैंड मैंने ज़्यादा एक्सेप्टेबल देखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू बेल्जियम। आप जर्मनी भी मूव कर सकते हो जॉब सर्च वीज़ा पे, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखना उसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आप पीएचडी की तरफ मूव कर सकते हो, तो आपको मास्टर पे फोकस करना पड़ेगा, और मिनिमम ग्रेड्स अगर बेल्जियम की ग्रेडिंग की बात करें तो चूंकि इनकी टोटल ग्रेडिंग 20 है, तो आपको ऑन मिनिमम साइड 14 गेट करने पड़ेंगे, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। या फिर आप अपने बिजनेस की तरफ मूव कर जाएं तो उनकी भी काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो कोशिश करूँगा कि उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो कि अगर आप बेल्जियम में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको कितनी अमाउंट चाहिए, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस क्या है, और कितने साल का आपको बेसिकली परमिशन मिल सकता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को इसकी काफ़ी मतलब क्लैरिटी हो गई होगी, और डिसीजन मेकिंग जो बेसिकली आपने करना है कि आइदर टू चूज़ बेल्जियम और एनी अदर कंट्री। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें से क्लियर हो गई होंगी।
कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी ये है, अगर आपको फिर भी कोई इशू है तो येस यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई होप कि जो चीज़ें मैंने क्लियर की वो आपकी डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट देगा, मतलब आगे डिसाइड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। बाकी अगर फिर भी आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई और इशू है रिगार्डिंग स्टडीज़ बेल्जियम और any country of Europe, definitely I can help you out or even refer someone friends, so they then you will be able to decide on a much better way. Uh, तो बेस्ट ऑप्शन यही है मुझ तक रीच करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स ना दूं इस वीडियो पे कमेंट कर लें, आप लोगों को प्रॉब्ली ऑन प्रायोरिटी बेसिस जवाब मिल जाएगा, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी मैं रिस्पॉन्स दूंगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि बेसिकली मेरा स्केड्यूल क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर डिटेल आपको टाइमली मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।